नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम गांधी आप सबको गांधी जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक विशेष सेशन के साथ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि इतिहास के एक भाग का अध्ययन करेंगे, प्राचीन भारत। और क्रमबद्ध तरीके से इसके सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। नवीनतम जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पे विश्लेषण करके आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं तथ्यों को। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रारंभिक भी माना जाता है। इतिहास की स्थिति यह है कि सबसे पहले पाषाण कालिक या प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम जानेंगे, यानी कि वस्तु या धातु के आधार पर जब हम इतिहास के प्राचीन इतिहास को वर्गीकरण करने का काम करते हैं, तो वहां पर या इतिहास को बांटने का काम करते हैं, तो वहां सबसे पहले धातु या वस्तु के रूप में देखेंगे कि पत्थर का प्रयोग सबसे पहले किया गया। पत्थर के बहुत सारे औजार बनाए गए, स्फटिक के औजार बनाए गए, उसी को प्रस्तर युग कहते हैं। उसके दूसरे सेंस में पाषाण युग भी कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तथ्य की तरफ। तो उसके बाद मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली एक धातु है जिसकी खोज की गई, सबसे पहले मानव द्वारा खोज की गई धातु तांबा है, इसलिए त्रंपाषाण युग। प्रस्तर युग के बाद त्रंपाषाण युग आता है। त्रंपाषाण तांबा में कुछ लोग टीन मिलाने लगे, मिला के एक नया धातु की खोज किए, वो कांस्ययुगीन सभ्यता। जैसे हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। तो कांस्य युग आया, प्रस्तर युग, त्रंपाषाण युग, कांस्य युग। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में लगभग 900 बीसी के आसपास लोहा धातु की खोज होती है। वहां से लौह युग प्रारंभ होता है। इसी युग में कृषि जैसे कार्य संपन्न होते हैं। अब पाषाण कालिक इतिहास को समझने के लिए इतिहास के तीन कालखंडों को अध्ययन करेंगे। इतिहास में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे, फिर आदि ऐतिहासिक काल की बात करेंगे और ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। दोस्तों, तीनों काल को समझने का हम प्रयास करेंगे एक एक करके। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, तीनों का एक ही सेंस है। इसको किसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं? तो इतिहास की कोई लिखित घटना जिस काल में विकसित नहीं हो, ना मिला हो, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। इसको धातु या वस्तु के आधार पर पाषाण कालिक काल के संदर्भ में पढ़ेंगे। दूसरे तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और इस समय कुछ लिपि तो विकसित हुई, मिली और लेखन कला का कुछ तथ्य मिले, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। इसे ही आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर हम सिंधु सभ्यता को भी रख सकते हैं और वैदिक सभ्यता के वैसे शास्त्र जिसको हम नहीं पढ़ पाए या पढ़ा नहीं जा सका, उसके कुछ वैदिक सभ्यता के कुछ भाग को हम रख सकते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का सीधा सा तात्पर्य मेरे दोस्त ये है कि इतिहास का वैसा विवरण, वैसा काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो और आसानी से पढ़ा भी गया हो, उस काल को ऐतिहासिक काल कहेंगे। खास करके धार्मिक आंदोलन का भारत में जब उत्तर वैदिक काल के बाद धार्मिक आंदोलन का जब विस्तार होता है और क्रांति छिड़ जाती धार्मिक आंदोलन के तरफ, तो उस काल से लेके अब तक के काल को ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। अब अध्ययन के दृष्टि से हमने पढ़ा था ये, उसमें हम पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बाद आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हम प्रागैतिहासिक या प्रागैतिहासिक के तरफ संदर्भ को दर्शाते हैं। 1863 में पाषाण कालिक अनुसंधान कार्य विकसित हुए, प्रारंभ हुए। भारत में खास करके अनुसंधान कार्य 1863 में विकसित हुए थे, वो भी पाषाण कालिक अनुसंधान कार्य आप कह सकते हैं इसको। ठीक है। इसके आधार पर जो पत्थर खोजे गए और पत्थर के बने जो औजार खोजे गए, औजार की स्थिति और बनावट और संरचना के आधार पे ये पाषाण काल को भी प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भाग में बांटते हैं। इसका एक भाग होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा भाग होता है मध्य पाषाण काल और तीसरा भाग होता है नव पाषाण काल। दोस्तों, अब आते हैं पूरा पाषाण काल। हमने इसको अध्ययन की आसानी के लिए ए से डिनोट किया,
फिर बी से किया और सी से किया। इसकी आवश्यकता मैं इसको विस्तार से पढ़ने के दौरान ए, बी और सी 3 सेक्शन में करेंगे। दोस्तों पूरा पाषाण काल को अब हम उसकी आकृति के आधार पर भी 3 भाग में बांटते हैं। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल या उत्तर पूरा पाषाण काल बोल सकते हैं। पाषाण काल में सारे औजार पत्थर के बने होते थे। अब खास करके हस्त कुठार टाइप के जो भी औजार बने होते थे, यंत्र बने होते थे, वो पूर्व पूरा पाषाण काल के संदर्भ में रखते हैं, अध्ययन करते हैं। दूसरा मध्य उपकरण, ये फलक उपकरण जो पढ़ने का मौका मिलता है, इसको मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। फलक मतलब चौड़ी पट्टी वाली पत्थर की शिला जैसी औजार, यानी फलक उपकरण किस में मिलता है, तो मध्य पूरा पाषाण काल में फलक उपकरण का मिलता है। सीधा सा प्रश्न ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि किसको हम फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं, किसको हम फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं, तो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए मध्य पूरा पाषाण काल। इस समय के जो औजार बने होते थे वो क्वार्टजाइट का औजार बने होते थे। अब उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो यहाँ की औजार तिछनी और खुरचनी टाइप के औजार बने होते थे। इस प्रकार से हमने जाना पूरा पाषाण की तीनों स्थितियों को। अब हम खास करके पूरा पाषाण काल की विस्तृत जानकारी का अध्ययन करेंगे। पूरा पाषाण काल में दोस्तों सबसे पहले मानव की जनजीवन के बारे में जानेंगे। मानव की जनजीवन किस चीज पे आश्रित थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, इन तथ्यों को ध्यान से देखेंगे। मानव जीवन में ये जो सही इतिहास के प्रारंभिक दौर, यानी कि अभी से जो शुरुआत हो रहा है ये सेशन, पूरे प्राचीन भारत तक की स्थिति या प्राचीन इतिहास तक की स्थिति में, इसका मतलब ये किया गया या था या है, इसका मतलब नहीं है अभी वर्तमान में ऐसा प्रयोजन नहीं है। ये सिंबल का प्रयोग करेंगे। यानी मानव जीवन में, यानी ए का मतलब हो गया मानव जीवन में, यानी पूरा पाषाण काल के मानव जीवन के बारे में बात कर रहे हैं हम। मानव जीवन के बारे में बात करेंगे। मानव जीवन पूरी तरह से प्राकृतिक था और प्रकृति पर ही निर्भर करती थी। प्राकृतिक द्वारा बारिश होती, उस पर निर्भर करते ये स्थिति थी। दूसरा था ये मानव जो थे पूरा पाषाण काल में पूर्ण रूपेण शिकारी थे। पूर्ण रूपेण शिकारी मतलब शिकार पर निर्भर करते थे और मांस खाते थे और कुछ मात्रा में कंदमूल भी खाते थे। और दूसरे शब्दों में कहे तो ये खाद्य संग्रहक के रूप में भी कार्य करते थे। खाद्य को यानी भोज्य पदार्थ को ये जमा करके भी खाते थे। और खास दोस्तों बात करें मांस जो खाते थे वो कच्चे मांस ही खाते थे, क्योंकि इस समय आग का आविष्कार नहीं हुआ। आग का आविष्कार की बात करेंगे तो मध्य पाषाण काल से थोड़ा थोड़ा शुरुआत होती है, लेकिन आपको आग की खोज की बात पूरा पाषाण किसी किसी किताबों में पूरा पाषाण मिलता है। कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाहते हैं दोस्तों कि आग का खोज पूरा पाषाण तो दे सकते हैं आप, लेकिन आग का वास्तविक तात्पर्य ये है कि जब मानव जाति द्वारा आग को प्रयोग में लाया गया, उस स्थिति को हम नव पाषाण काल में पढ़ते हैं। आग का प्रयोग नव पाषाण काल में, आग की खोज पूरा पाषाण काल में। फिर भी आग, ये कच्चे मांस खाते थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि आग के प्रयोग नहीं करते थे, यानी अग्नि का प्रयोग नहीं करते थे। पशुपालन का कोई ज्ञान नहीं था। कब तक? पूरा पाषाण काल तक। और कृषि का पूरा ज्ञान नहीं था, कुछ भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि कृषि के लिए हल चाहिए या उसको कृषि करने के लिए जो फार्मिंग का औजार होता है वो चाहिए। वो या तो पत्थर से बनेंगे या लोहे से बनेंगे, व्यापक तौर पर लोहे से बनेंगे। और लोहा का आविष्कार आपका उत्तर वैदिक काल के दौरान होता है। दोस्तों अब चलते हैं, हम कुछ अनुसंधान हुए थे, उस पे रिसर्च हुए थे, खोजे गए थे, कुछ तथ्य, कुछ स्थान के बारे में हम पढ़ेंगे, अनुसंधान के बारे में। यानी पूरा पाषाण काल के कुछ अनुसंधान। पूरा पाषाण काल के कुछ अनुसंधान की बात करेंगे तो एक पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी है, इस क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य 1935 में हुआ था। और इस अनुसंधान में जो टीम भाग ली थी वो कैम्ब्रिज अभियान दल ने भाग लिया था, जिसका नेतृत्व जो कर रहे थे पुरातत्वविद टी टेरा
के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल के द्वारा संपन्न हुआ। दूसरा बेलन घाटी, जो कि टोंस की सहायक नदी है। बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के क्षेत्र में पड़ता है, टोंस उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसकी सहायक नदी बेलन घाटी टोंस की सहायक नदी है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा द्वारा इसको अनुसंधान में लाया गया, खोजा गया। अब बेलन घाटी से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेंगे? सीधा सा बात है कि बेलन घाटी से अस्थि निर्मित प्रतिमा का प्राप्ति होता है, बेलन घाटी से प्राप्ति होता है, जिसको वर्तमान समय में कौशाम्बी संग्रहालय में अवस्थित किया गया है। चलिए और कुछ संस्कृति के बारे में जानते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। चापर चापिंग संस्कृति, इसके बारे में पता नहीं चल पाता है कि ये संस्कृति क्या है। संभवतः हम अनुमान ये लगाते हैं कि कुछ दबा के चिपटा के करने वाली जो व्यवस्था है वही चापर चापिंग संस्कृति है या पेगुल संस्कृति बोलेंगे। ये विकसित हुई थी सोहन नदी घाटी में, जो कि कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। हेंडेक्स संस्कृति उपक्रम की बात करेंगे, इसके दो स्थान का नाम आप स्मरण कर लें, एक बदमदुरे और अतिरंपक्कम, जो कि मद्रास में है, और तत्कालिक नाम चेन्नई या तमिलनाडु का एरिया है। दोस्तों अगले तथ्य की तरफ हम प्रस्थान करेंगे। फिर से याद दिलाते हैं कि पाषाण काल में हम पूरा पाषाण की पीरियड को ही अभी पढ़ रहे हैं। पूरा पाषाण काल में यहाँ आपने देखा कि पाषाण कालिक अनुसंधान कार्य प्रारंभ कर दिए गए, खोजने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया, पुरातत्वविद सक्रिय हो गए थे। और ये घटना कब की होती है? 1863 की घटना होती है। वही घटना को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम दोस्तों। 1863 की जो घटना है उसमें एक व्यक्ति, एक पुरातत्वविद का नाम याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये पल्लावरम नामक स्थान पर सबसे पहले पूरा पाषाण कालिक औजार की खोज किए थे, खुदाई किए थे एवं खोज किए थे। फिर से रिपीट करेंगे, पूरा पाषाणी काल औजार की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था पल्लावरम नामक स्थान पे। ये कब किए थे? 1863 में। रॉबर्ट ब्रूस फूट के मित्र का नाम था किंग साहब। अतिरंपक्कम से भी पूरा पाषाण कालिक औजार की खोज की। इस प्रकार हमने पूरा पाषाण काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण था, हमने साझा करने का प्रयत्न किया है। अब हम बात करेंगे और बी का तात्पर्य है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यानी प्रस्तर युग पाषाण काल के बीच की पीरियड के बारे में जानेंगे। दोस्तों इसके बारे में सबसे पहले जो जानकारी दिया गया था मध्य पाषाण काल का, ये 1867 ईस्वी में जानकारी दिया गया था। फिर से मध्य पाषाण काल की जानकारी 1867 में दिया गया। किनके द्वारा दिया गया? तो ये याद रखने वाली बात है, ये C.L. कार्लाइल के द्वारा दिया गया। मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता में से एक विशेषता ये भी है कि इस समय जब औजार की खोज किए गए, पत्थर के जो उपकरण हमें प्राप्त हुए थे वो बेहद नुकीले थे, बेहद सूक्ष्म थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि C.L. कार्लाइल के द्वारा जब ये मध्य पाषाण काल की खोज की गई, जानकारी साझा की गई, तो उन्होंने कहा कि ये लघु पाषाण उपकरण वाले सेक्शन में आते हैं। इसमें छोटे छोटे उपकरण मिले थे। इसकी जानकारी हमें साझा की गई है 1867 में। अब मध्य पाषाण काल की कुछ स्थान के बारे में हमें पढ़ने होंगे, स्थान के बारे में। और दूसरी बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे स्थिति ये बनी कि पशुपालन की ओर लोग अग्रसर होने लगे। पशु को पालने की श्रेणी में पहला कदम रखना शुरू कर दिया था। इससे मध्य पाषाण काल में एक बात और जानेंगे, स्थान के बारे में। स्थान के बारे में जानेंगे, कौन कौन सा स्थान महत्वपूर्ण है इसके बारे में। एक लग्नांग एक जगह है जो कि ये गुजरात में पड़ता है, और गुजरात में लग्नांग जगह जो है यहाँ से अस्थि पंजर मिले हैं। अस्थि पंजर खास करके जानवरों के अस्थि पंजर मिले हैं, हड्डी का कंकाल यानी अस्थि पंजर मिले हैं। कहाँ? लग्नांग गुजरात से मिले हैं। यानी बीपीएससी के और यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, कब्रिस्तान मिले हैं और मिट्टी के बर्तन मिले हैं।
तीन चीज याद रखेंगे दोस्तों, अस्थि पंजर, कब्रिस्तान और कुछ मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं ये गुजरात के लखनाग स्थान से मिले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है मदहदा। मदहदा नामक स्थान जो है प्रतापगढ़ में पड़ता है, यूपी के प्रतापगढ़ में मदहदा नामक स्थान पड़ता है। ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? यहाँ हड्डी और सिंग जो है जानवरों के सिंग द्वारा निर्मित उपकरण मिलते हैं, औजार मिलते हैं। एक किताब का नाम भी याद कर लेंगे, जब भी मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो एक पुस्तक का नाम याद रखेंगे। एक पुस्तक है पुरातत्व विमर्श। फिर से पुस्तक का नाम रिपीट करेंगे दोस्तों, आप मेरे साथ बोलिए, पुरातत्व विमर्श। पुरातत्व विमर्श के लेखक हैं डॉक्टर जय नारायण पांडे। फिर से पुरातत्व विमर्श नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर जय नारायण पांडे। डॉक्टर जय नारायण पांडे के अनुसार इनका कहना है ये जो पूर्ण रूपेण से मध्य पाषाण काल के स्थल है उनको तीन भाग में बांटने का काम किया है। एक मदहदा, एक सराय नहर, दूसरा दमदमा। देखिए इसमें कुछ बटे करके हमने लिखा है, फिर से रिपीट कर दूं, ये मदहदा है, ये सराय नहर है और ये दमदमा है। दमदमा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पे कुल 41 शवदाह मिले हैं, शव मिले हैं। 41 शव की बात करेंगे, डेड बॉडी की बात करेंगे तो उसमें से 5 जोड़ी डेड बॉडी मिला है, यानी युगल समाधान की बात कर सकते हैं। 2 शव एक साथ मिले हैं, इसकी संख्या 5 है। कहाँ मिले हैं? दमदमा में। दूसरा, दमदमा में ही एक स्थान से 3 शव यानी डेड बॉडी एक साथ मिले हैं दमदमा में, ये पॉइंट को याद रखना है, और टोटल 41 मिले हैं। सराय नहर की बात करेंगे, 4 शव एक साथ मिले हैं एक ही स्थान पे, वो सराय नहर में मिले हैं। एक पुरातत्वविद जी.आर. शर्मा के थ्योरी के हिसाब से, जी.आर. शर्मा के द्वारा ये जो स्थान बांटा गया मदहदा को, इन्होंने मदहदा को डिफाइन करते हुए मदहदा की 3 स्थितियों में बांटा। मदहदा को सबसे पहले ये झील की स्थिति में बांटे, दूसरा बूचर खाना संकुल के रूप में बांटे, और तीसरा कब्रिस्तान के रूप में बांटे। यानी इनका कहना ये भी था कि कब्रिस्तान हमेशा घर में ही हुआ करता था। ये बूचर खाना जो है, बूचर खाना के संदर्भ में हम बात करेंगे, जो मदहदा के बूचर खाना जिनका थ्योरी है जी.आर. शर्मा द्वारा जो दिया गया, उसमें हड्डी और सिंग का प्रयोग मिले हैं, उसके उपकरण मिले हैं, साथ में भारी मात्रा में आभूषण का भी प्राप्ति हुआ है, जो हड्डियों द्वारा निर्मित या सिंग द्वारा निर्मित हुआ करता था। अब चलिए दोस्तों आते हैं, पुस्तक का नाम पढ़ लिए, और एग्जाम की दृष्टि से, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम के दृष्टि से मैं बता रहा हूं कि भीमबेटका गुफा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से अभिलेख में हाथी गुफा अभिलेख आप महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से गुफा में भीमबेटका गुफा काफी महत्वपूर्ण रखता है, अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है। भीमबेटका गुफा हम स्मरण के आधार पे कह सकते हैं कि भारत की सबसे पुरानी गुफा भीमबेटका गुफा है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा अभी से लगभग 30,000। देखिए दोस्तों एक बात और बता दूं, मैं के शब्द का प्रयोग संक्षिप्त में हमेशा 1000 के लिए करते हैं, 1000 के लिए करते हैं। तो भीमबेटका गुफा 30,000 साल पुराना है। पहली बात, भीमबेटका गुफा 30,000 साल पुराना है, ये गुफा प्रागैतिहासिक काल की ही गुफा है। दूसरी बात करेंगे कि भीमबेटका गुफा में 500 शिलाश्रय है। फिर से सुनिए, भीमबेटका गुफा में 500 शिलाश्रय है। दोस्तों शिलाश्रय का तात्पर्य सीधा सा है, शील मतलब पत्थर, श्रय मतलब रहने का स्थान, यानी आंधी तूफान और बारिश से प्रोटेक्शन और सुरक्षित जो है युक्त जो गुफा होता था उसी को शिलाश्रय कहते हैं। इनकी संख्या 5 है। हम भीमबेटका गुफा की बात कर रहे हैं। भीमबेटका गुफा इतने में महत्वपूर्ण है, इसके अलावे भी तत्व महत्वपूर्ण है, उसको समझना आवश्यक है।
भीमबेटका गुफा को राष्ट्रीय महत्व स्थल के रूप में 1990 में घोषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा इसे 1990 में भीमबेटका गुफा को राष्ट्रीय महत्व स्थल के रूप में घोषित किया गया था। फिर जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे कि इसको 2003 में, दोस्तों फिर से सुनिए, 2003 में भीमबेटका गुफा को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसीलिए भी ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सी सेक्शन में आते हैं और सी का तात्पर्य होता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, पाषाण कालिक जब पीरियड पढ़ते हैं उसमें दोनों की तुलना में नवपाषाण काल जो है अति महत्वपूर्ण है। एक एक चीज को अध्ययन करेंगे, काफी बारीकी से अध्ययन करेंगे, शोध करके आपके सामने जो प्रस्तुत करने का काफी प्रयोग के साथ, काफी ही परख के साथ और जो एग्जाम की दृष्टि से नवीनतम पाठ्यक्रम है उसको ध्यान में रख के मैंने प्रयास किया आपके सामने तथ्यों को रखने का। अब नवपाषाण काल की बात करेंगे। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल की बात करेंगे तो नवपाषाण काल में खदानों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में या थोड़े थोड़े प्रारंभ हो गए थे, खदान उत्पन्न होने लगे थे, यानी गेहूं का उत्पादन भी प्रारंभ हो गया था, जौ का उत्पादन भी प्रारंभ हो गया था नवपाषाण काल में। और आग की बात करेंगे तो नवपाषाण काल में आग का प्रयोग लोग करना जान गए थे, इसीलिए पके मांस का भी भोग करना शुरू कर दिए थे नवपाषाण काल में। अब जो है यातायात के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए पहिया का प्रयोग होने लगा था। पहिया का प्रयोग होना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ से नवपाषाण काल से मानव की जो जीवन है अस्थायी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होने लगा। अस्थायी प्रवृत्ति की तात्पर्य ये है कि अस्थायी निवास की प्रवृत्ति की मैं बात कर रहा हूँ। अब एक जगह रुकने लगे क्योंकि फसल का इंतजार करने के लिए एक जगह रुकने लगे और पहिए के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह यातायात करना आसान हो गया। अब ये पशुपालन की ओर अग्रसर हो गए। पशुपालन की भी विशेषता है कि पशुपालन प्रारंभ कर दिए ये नवपाषाण काल में। और मनुष्य द्वारा सबसे पहले पालतू बनाए गए जीव में कुत्ता का नाम आता है। चलिए इसमें कुछ बात प्राचीनतम रूप से देखते हैं जो कि विवादित है। आप हमें कमेंट करके भी जानकारी साझा कर सकते हैं, सुधार के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। प्राचीनतम कृषि साक्ष्य की बात करेंगे। अभी तक आपको कुछ किताब में मेहरगढ़ ही मिलता है, यहाँ तक कि लुसेंट जैसे किताब में भी मेहरगढ़ मिलता है और घटनाचक्र जैसे किताब में लौहरादेव का स्थान आता है। तो फिर से देखिए, मैं प्राचीनतम कृषि साक्ष्य के पक्ष में लौहरादेव की तरफ जाऊंगा। लौहरादेव संत कबीर नगर यूपी में पड़ता है। क्यों? क्योंकि दोनों के ईस्वी को जब आप अध्ययन करेंगे, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ, तो अब आप सही आंसर मारेंगे लौहरादेव संत कबीर नगर यूपी में स्थित है। और इसका जो उत्पादन का जो तिथि है ये मतलब 9000 से 7000 बीसी यानी ईसा पूर्व 9000 बीसी से 7000 बीसी के पीरियड में चावल का खेती होने का प्रमाण मिलता है लौहरादेव से। जबकि वही मेहरगढ़ से भी, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ से गेहूं का साक्ष्य मिला है, यानी कृषि का सबसे पहला साक्ष्य माना जाता है मेहरगढ़ माना जाता था। ये पाषाण मेहरगढ़ एक और कारण से महत्वपूर्ण है। मेहरगढ़ की स्थिति का जब अध्ययन करेंगे तो मेहरगढ़ आपको पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक भी पढ़ने का मौका मिलता है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी स्थिति देखेंगे तो 7000 बीसी पहले गेहूं का साक्ष्य मेहरगढ़ में मिलेगा। अब दोनों की तिथि हमने आपके सामने प्रदर्शित कर दिया है। इस आधार पर आप तय कर सकते हैं कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हो जाएगा लौहरादेव और दूसरे नंबर पे मेहरगढ़ आ जाएगा। अब इसकी बात कर लिए, कुछ और खदान की बात कर लेते हैं, उसका विकसित क्षेत्र और किस क्षेत्र में उसका सबसे पहले प्रमाण मिला है और कब मिला है। हालांकि चावल की साक्ष्य की बात करेंगे तो ये यूपी कोल्डिवा नामक स्थान पर, कोल्डिवा इलाहाबाद नामक स्थान पर चावल का साक्ष्य मिलता है जो कि 6500 ईसा पूर्व मिलता है। चावल की साक्ष्य नहीं, चावल की भूसी मिलने से ये अनुमान लगाया जाता है
कोल्डिवा नामक स्थान पर कि यहाँ चावल की खेती हुआ करती थी। कब? 6500 BC में। चलिए, यांगत्जी नदी घाटी, यांगत्जी नदी घाटी ये चीन में स्थित है, जहां से चावल के ही साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये 7000 ईसा पूर्व से पहले की बात है। 7000 ईसा पूर्व में चावल के साक्ष्य मिले हैं। और मक्का की बात करेंगे, मक्का का प्रमाण सबसे पहले मैक्सिको में मिला है, जो कि 6000 ईसा पूर्व की उत्पादन की बात करता है। दूसरा, बाजरा की बात करेंगे तो बाजरा का भी प्रमाण चीन से मिला है, जो कि 5500 ईसा पूर्व में बाजरा के उत्पादन की तिथि आंकी गई है। और राई की बात करेंगे, राई दक्षिण पूर्वी एशिया में मिला है, जो कि 5000 ईसा पूर्व में मापी जाती है कि उससे पहले राई होती थी तब से। और जई की बात करेंगे, जई, इसका जई का जो खोजा गया था यूरोपीय महाद्वीप में खोजा गया था, और ये 2300 यानी 2300 ईसा पूर्व पहले ही उत्पादन होता था। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब नवपाषाण कालिक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नव पाषाण कालिक यानी पाषाण काल की सबसे बाद की स्थिति का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो VVI अति महत्वपूर्ण है बच्चों। ये बुरझोम, भाइयों, ये बुरझोम जो है ये जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में स्थित बुरझोम, यहाँ से मानव और कुत्तों का एक साथ शव मिला है। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कुत्ता जो है मानव द्वारा पालतू पशु, सबसे पहले पालतू पशु के रूप में जानते हैं। और दूसरी बात ये भी अनुमान लगाया जाता है कि मानव के 7 कुत्तों को दफनाने का प्रयत्न यहाँ पर साक्ष्य मिला है। इससे ये पता चलता है कि कुत्ता मानव जीवन यानी मानव जाति के सबसे करीब का पशु और सबसे प्रिय पशु के रूप में भी नवपाषाण काल में आप पढ़ सकते हैं। बुरझोम में एक स्थिति की और बात करेंगे, वहां पर गर्तावास है। गर्तावास बुरझोम में है, जहां पर उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। गड्ढे का घर, गर्तावास दैट मींस गड्ढे का घर। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे ये बुरझोम नामक स्थान की खोज किसने किया, ये भी अति महत्वपूर्ण है। ये 1935 ईस्वी में डी टोरा एवं पीटरसन नाम के इतिहासकार, ये भूगोल इतिहास डी टोरा और पीटरसन नामक पुरातत्वविद ने इसका बुरझोम नामक स्थान का खोज किया है। अब थोड़ा सा राख की टीला, मृतकों की टीला नहीं बात कर रहा हूं दोस्तों, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। मृतकों का टीला हम लोग को सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में पढ़ना है। हम राख की टीला की बात करेंगे। इसका प्रमाण जो मिला है वो मैसूर में, कर्नाटक के स्थित मैसूर के संगनकुल्लू नामक स्थान पर मिला है राख का टीला, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा राख का टीला जो है पिकलीहल में भी मिला है राख का टीला। एक और बात करेंगे, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं या बिहार दरोगा के अभ्यर्थी या बिहार के किसी अन्य एग्जाम की, तो ये चिरांद नामक स्थान को स्पष्ट रूप से आप याद रखिए। चिरांद नामक का स्थान जो है ये सारण में है, और सारण एक बिहार की डिस्ट्रिक्ट है सारण, जहां पर चिरांद नामक स्थान है। और चिरांद से हड्डी मिले हैं और हिरण के सींग वाले उपकरण मिले हैं, हथियार मिले हैं, औजार मिले हैं, हड्डी और हिरण के सींग वाले। एक शब्द आता है गुफा कराल। गुफा कराल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एग्जाम में पूछा हुआ है। कुम्हार की गु, ये गुफा कराल की शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों, मेरा प्रयास ये था कि प्राचीन भारत को एक सीरीज से शुरू करेंगे, और विभिन्न एग्जाम, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा एवं प्रवेश परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य है एक जगह आपको उपस्थित करके दें, और सहज तरीके से आप इसे पढ़ें। सब VVI है। कहीं कुछ सुधार के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और इसका जल्द ही पार्ट 2 आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। और पार्ट 2 में आप इसकी बची खुची जानकारी और इसके जो सामान्य जानकारी है, अपवाद वाली जानकारी, वो सब के बारे में अध्ययन करेंगे। पुनः आप सबको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्लाइड करना पड़ता है पहले, इसको ऐसे करिए, आप लॉक करिए।